तो ट्रांजिटिव रिलेशन के एग्जाम्पल हो गए थे ना। अब आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट। अरे नहीं नहीं, मुझे दिक्कत है, ओपन रहने दो, ठीक है, दिक्कत है। देखो मैं बार बार कहता हूँ ना, काज एंड इफेक्ट पे पूरा अपना यूनिवर्स चलता है। काज एंड इफेक्ट, आधे लोग कहेंगे हिंदी बोलिए सर, काज एंड इफेक्ट का मतलब। हाँ, कारण और प्रभाव, ठीक है, काज एंड इफेक्ट पे पूरी दुनिया चलती है। इस ये नेचर का मोस्ट जेन्युइन लॉ है, ठीक। मुझे पैदा किया गया है खास पर्पस से, वो क्या है मुझे भी नहीं पता है, ठीक। लेकिन वो प्रकृति मुझसे करवा रही होगी। जैसे मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि मैं बनना चाहता था सिविल सर्वेंट, और बन गया टीचर। और टीचर से सर्वे से स्काई हो गया, ठीक है। फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आज मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं तुम लोगों को भी कहता हूँ, बी बिलीव ऑन गॉड, डू योर वर्क। आपको जो उनसे करवाना होगा वो करवाएंगे। लगातार आप मेहनत करते रहो, ठीक है। आपका बहुत चाहता, बहुत चीज़ें ऐसे चाह रहे होगे और वो आपको नहीं मिलेगी तो दुखी नहीं होना, उससे अच्छा डिजर्व कर रहे होगे कहीं ना कहीं। एक समय पे जब मुझे लगा था कि मैं अब यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे लगा था मेरा ड्रीम अधूरा हो गया। तो मुझे बनना था वो भौकाल जो, मतलब गाड़ी चले पीछे पीछे लोग चले, ठीक है, लोग सलाम। लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं अभी इस इसी में तो उतना मुझे लड़के नहीं जानते। बट कभी यूनिवर्सिटी इन कैंपस अगर अभी भी मैं आज चला जाऊँ ना, तुमको तब मेरा स्टार्टअप पता चलेगा, ही इज़ द, इसका ऑरा क्या है, ठीक है, इस व्यक्ति का ऑरा क्या है। वहाँ पे देयर आर प्रोफेसर जिनके बेटे मेरे से बड़े बड़े हैं, उनको पैरेलली लड़के नहीं प्रणाम करते जितना मुझे करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है, जब व्हेन आई इंटर्स इनटू द, आप जब जाओगे साइंस फैकल्टी के अंदर, पहले तो साइकिल स्टैंड से घुसते होगे। जो साइंस फैकल्टी जो तभी साइंस फैकल्टी वाले जाते हो नहीं, साइकिल स्टैंड से एंट्री होती होगी आप लोगों की। साइकिल स्टैंड से एंट्री करते होगे, फिर फर्स्ट गेट पे जब जाओगे, व्हेन आई इंटर्स, वहीं से शुरू होता है लड़कों से मिलना, ठीक है। और मैं तो लड़कों से गले भी मिल लेता हूँ, लड़कों से, लड़कियों से नहीं, ठीक है, लड़कों से, ठीक। आधे लड़के तो मेरा परफ्यूम सूंघने के लिए गले मिल लेते हैं आधे। सर आप जो लगा के, अभी फिलहाल ईसीसी वालों ने इतना मारा वो कि मैं अब ज़्यादा सच धज के जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। लेट सो के उठता हूँ, बस नहाने का मौका मिल जाए यही ज़्यादा, मैं भागता हूँ तुरंत, ठीक है। अभी मैं कुछ लगा होगा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में रहता था तब मुझे देखा करो, कभी फ्लोर आता था एक चेहरे पे अपना, तब इन लोगों से ज़्यादा तैयार होके जाता था, ठीक। ये लोग क्या जाते हैं, ठीक है, तैयार होके जाता था। और उसके बाद आधे लड़के इसीलिए गले मिलते थे, उसी बहाने थोड़ी देर सर का परफ्यूम सूंघ लिया जाएगा, ठीक है। और वो बोले सर कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, हम कहते तुम्हारे बजट से बाहर है, ठीक है, तुम्हारे बजट से बाहर है, ठीक है, तुम्हारे बजट से बाहर है, ठीक है। और सुनोगे तो तुम कहोगे कि इतना पैसा सर परफ्यूम में खर्च कर दिए। इसीलिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि बात ये होती है कुछ लड़के आइडियलाइज भी करते हैं। वो अभी से सपना देखने लगेंगे, सर अगर ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करना है, और तुम्हारा भी उग जाएगा, ठीक है, मेरे पास तो पैसा है, ठीक है, मेरे पास तो पैसा है। तो अपनी बेसिक नीड को ध्यान में रखते, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ तुम लोगों को कि किताबों में भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत किया करो। जब आपको रेस्पेक्टेड टीचर क्लास नोट्स में पढ़ाता उतना ही पढ़ लो, ठीक, उतना ही पढ़ लो। बहुत लोग देखता हूँ एनालिसिस की 10 किताब खरीद के रख लेते हैं, 10 खरीद के रख लिए, पढ़ने का एक को मौका नहीं है। अब एक किताब आज के ज़माने में 400 रुपये के आसपास आती है, तो 4,000 तो तुमने एनालिसिस में ऐसे ओडी ज्योमेट्री, ठीक है। तो आप अपनी, जब मैं बीएससी में था मैं भी नोट्स पढ़ के पढ़ता था, ठीक है। धीरे धीरे जैसे आपका बजट बढ़ेगा उसी हिसाब से अपने डिमांड को बढ़ाना, लेकिन ये है कि अपने पापा लोगों की तरह कंजूस मत हो जाना, पैसा बढ़े तो उसी हिसाब से अपनी डिमांड्स को भी बढ़ाना। तो अभी फिलहाल एनालिसिस के लिए आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, रोज रोज का क्लास नोट्स बनाओ, पढ़ो। कोई दिक्कत है तो डिस्कस करो, कोई दिक्कत हो डिस्कस करो। डिस्कशन मेन चीज़ है। मैं वेट करता हूँ कोई कुछ पूछने आए, ठीक है, कोई कुछ पूछने आए। मान लो किसी दिन मैं इतना थका रहता हूँ तो मैं मना कर देता हूँ, जैसे ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर नेक्स्ट डे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो डिफिनीशन इसमें,
ए रिलेशन ऑन ए सेट एक्स, ए रिलेशन को भी कुछ आर से डिनोट कर दो, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट एक्स, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट एक्स called an equivalence relation, on x। जब कोई चीज भी डिफाइन करोगे तो कुछ कंडीशंस होंगी। इफ व्हाट हैपेंस, इफ इट इज, मतलब इट स्टैंड्स फॉर आर, इट इज मतलब आर, इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी बेसिकली जो रिलेशन वो चार ही हैं, उन्हीं तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक नया रिलेशन बनाए, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन आप तब बोलोगे जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, तीनों साथ साथ हो। कोई रिलेशन अगर तीनों साथ साथ हो गया वो रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस। एक भी फेल किया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से एक भी फेल किया, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तीनों होगा तभी वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के। एग्जाम्पल 1, लेट एक्स बी ए सेट, तो 3 एलिमेंट से बन रहा है ए बी सी। एक्स एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट ए बी सी। लेट आर बी ए रिलेशन अगर एक्स पे ले रहे हो तो इसमें आर्डर्ड पेयर आएंगे, ए बी 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 सी। आप ये कोई बताइए ये आर बेसिकली कौन सा रिलेशन है? आपका जाना पहचाना रिलेशन है ये, डायगोनल रिलेशन। ये दिस इज नथिंग बट डेल्टा ही है, ये आपका डेल्टा ही है। हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका उसी के साथ आर्डर्ड पेयर इकट्ठा कर रहे हो, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, तीनों का आ रहा है तो ये डायगोनल रिलेशन ही है। बी ए रिलेशन ऑन एक्स, माई क्वेश्चन इज दैट जो ये रिलेशन है एक्स पे, इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन क्वेश्चन मार्क। आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो आंसर, आप पहले कभी भी मैथमेटिक्स करते हो, मैथमेटिक्स पैदा ही ऐसे हुई, यू हैव ऑब्जर्व समथिंग, गेस समथिंग और ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द थियरी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट थियरी पैदा हुई है फिर हम उस पर सवाल लगाना चालू कर। थियरी भी कोई जो बनाया होगा वो कुछ घटनाएं देख रहा होगा, वहां से ऑब्जर्व करके फिर एक रिजल्ट बनाता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, आंसर इज यस। अब आपको बताना होगा क्यों है। तो होगा इस वजह से जब ये तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, मेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव क्यों है? पहला आप दिखाओगे कि रिफ्लेक्सिव, ऐसे आप सवाल लगाते समय पहला आप दिखाओगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी हेडिंग भी डाल देना, रिफ्लेक्सिविटी क्यों ये रिफ्लेक्सिव है? तो चूंकि रिफ्लेक्सिव इसलिए है, रिफ्लेक्सिव की शर्त क्या होती है? फॉर ऑल, जिस भी रिलेशन पे रिलेशन है, फॉर ऑल एक्स इन एक्स, एक्स एक्स आपका आर में अगर आ रहा तो आर रिफ्लेक्सिव होगा। क्या इसका एक अल्टरनेटिव बात भी मैंने लिखवाया था, किसी को याद है? अगर आप नोट्स पढ़ते हो तो इसका एक अल्टरनेटिव वर्जन भी लिखवाया था, आर इक्विवेलेंटली करके। आर इक्विवेलेंटली करके कुछ लिखवाया था, डायगोनल इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, डायगोनल इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, डायगोनल इज सबसेट ऑफ आर। ये भी आपका रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका है। चाहे ये दिखा दो, चाहे डायगोनल आर का सबसेट हो जाए, तब भी वो रिलेशन आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। तो कभी कभी क्या होगा कि अगर आपको इससे दिखाने में दिक्कत हो रही है तो आप ये दिखा दो कि जिस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव दिखाना चाह रहे हो क्या डेल्टा उसमें कंटेन है। अगर डेल्टा कंटेन हो गया तो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। तो जब इस तरह के सवाल दिए जाएं, यानी एलिमेंट कुछ छोटे छोटे सवाल दिए जाएं, तो ज़्यादातर आप ये कोशिश किया करो दूसरा इक्विवेलेंट कंडीशन। तो आप
वैसे भी दिखा सकते हो कि हर एक्स के लिए एक्स एक्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे दिखाना है। आर आपका ये है, ये तो आर है, सिंस आर आपका डेल्टा ही तो है, आर आपका डेल्टा ही है, ठीक है, आर आपका डेल्टा ही है, और आपको पता है हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। तो सिंस आर इक्वल टू डेल्टा एंड डेल्टा इज सबसेट ऑफ डेल्टा, तो लिख ही सकते हो डेल्टा ही खुद अपने आप का सबसेट तो होगा ही, डेल्टा इज सबसेट ऑफ डेल्टा। तो कामा डेल्टा इज सबसेट ऑफ, इस डेल्टा की जगह आर, ये डेल्टा वैसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक, ये डेल्टा वैसे ही रहने दे रहा हूँ, इस डेल्टा की जगह आर लिख दे रहा हूँ, डेल्टा इज सबसेट ऑफ आर। आर आपका डेल्टा है, और आप ये भी जानते हो कि हर सेट अपने आप का सबसेट है, तो डेल्टा इज सबसेट ऑफ डेल्टा। अब कामा ये डेल्टा वैसे ही रहने दे दिया, और इस डेल्टा की जगह आर लिख दिया, आर लिख दिया, तो डेल्टा इज सबसेट ऑफ आर, डेल्टा क्या हो गया, आर का सबसेट। और जो ही डेल्टा आर का सबसेट होगा तो सो जो ही ये हुआ सो आपका आर क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, अगर जहां भी दिक्कत है तुरंत मुझे रोक देना, ठीक है। सेकेंड वन, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी इसमें एक चीज आपको बताया था, अगर किसी रिलेशन को सिमेट्रिक चेक करना है तो अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आपका क्या होना चाहिए, आर में, यही तो होना चाहिए। अगर एक्स वाई आर में वाई, इसी का एक अल्टरनेटिव वर्जन भी आर इक्विवेलेंटली करके, कैसे कि अगर एक्स वाई आर में है, सपोज एक्स वाई आर में है आपका, तो वाई एक्स आपका कहाँ होगा, वाई एक्स कहाँ होगा, आर इनवर्स में। अगर एक्स वाई आर में है, इनवर्स रिलेशन की डिफिनीशन से इसका ये जो डिफिनीशन इसका इक्विवेलेंट वर्जन में बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर एक्स वाई आर में है, ये आपके पास है, आराम से समझना, 1 by 1 एनालिसिस को एक साथ गच पच नहीं करना है, आप 1 by 1 समझिएगा। मैं क्या लिखा हूँ, आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा, आर आपका सिमेट्रिक होगा, आप ही बताए हो। अगर एक्स वाई आर में है तो इम्प्लाई होना चाहिए वाई एक्स भी आर में हो। अब इसी को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एक्स वाई की जगह लिख दिया वाई एक्स, अगर एक्स वाई उल्टा करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, आर इनवर्स में, और ये उसको ऐसे ही रहने दो, इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अब वाई एक्स आर इनवर्स में है और वही आई एक्स आपका आर में भी चला जा रहा है, मीन्स आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ आर, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट है वही इसमें भी चला जा रहा है, आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ आर, ये हो गया, ठीक। अब आप क्या करोगे, ये आपका इसी से फिर मैं लिख रहा हूँ, जो ये तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होने के लिए है, तो एक्स वाई अगर आपका आर में है, इम्प्लाइज वाई एक्स आर में होना चाहिए, वाई एक्स आर में होना चाहिए, यही तो कहता है सिमेट्रिसिटी के लिए। और वाई एक्स को लिख लो एक्स वाई, वाई एक्स को लिख लो एक्स, तो वाई एक्स अगर आर में है तो एक्स वाई कहाँ जाएगा, अब एक्स वाई आर में और वही एक्स वाई आर इनवर्स में आ गया, तो यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे, आर इज सबसेट ऑफ आर इनवर्स। अब दोनों को एक साथ देखो, इसको तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के सबसेट हो गए। इसका मतलब सिमेट्रिक चेक करने का एक तरीका और है, आर इनवर्स निकालो, अगर आर के बराबर आ जाए तो भी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक। तो मैं नोट में वही लिखवा दे रहा हूँ, मैं समझा सब दिया हूँ आपको, ठीक है। तो नोट में लिख लो, नोट इसी सिमेट्रिसिटी के अंदर एक नोट लिख लो, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन इन जनरल, ये किसी भी सेट पे हो, ठीक है। इसको जो चीज मैं बाहर से लिखाता हूँ ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया करो, ब्रैकेट में डब्बा बना के, ठीक है। नोट, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट, ऑन ए सेट एक्स, सेट एक्स कुछ भी हो, वॉट एवर योर सेट, ठीक। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट एक्स इफ एंड ओनली इफ आर इनवर्स आर ही आ जाए। ये भी एक तरीका है सिमेट्रिक चेक करने का। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो एक आपको आर्टिकल बताया हूं, जो यहां बता दे रहा हूं, अब सिमेट्रिक चेक करना आपके लिए और आसान हो गया कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा अगर आर इनवर्स निकालो आर के बराबर ही आ जाए, आर के
बराबर ही आ जाए। इसका मतलब जब इफ एंड वन लीफ से जोड़े हो तो अगर आर इनवर्स आर के बराबर होगा तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर आर इनवर्स आर के बराबर नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्योंकि इफ एंड वन लीफ के लिए मैंने एक फ्रेज यूज किया था, साथ जीना साथ मरना। अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब आप अपने रिलेशन में, अब सवाल में आ जाओ। ये तो नोट मैंने बता दिया जो बताना था, ये नोट। आप अपने सवाल में आ जाओ। नाउ आर आपको दिया गया है, आर आपको दिया गया है ना, देखो यहाँ पे आर आपको दिया गया है ना, डायगोनल रिलेशन ए ए ये दिया गया है ना, ये दिया गया है। ठीक, ये आर दिया गया है, तो जब आर दिया गया तो आर इनवर्स भी तो बना सकते हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ आ जाओ। नाउ आर इनवर्स निकालोगे। आर इनवर्स मतलब आर में जो एलिमेंट हैं उनका उल्टा लिख दोगे। आर इनवर्स में क्या आएगा, आर में आपका ए था, ए का उल्टा ए ही है। फिर दूसरा एलिमेंट आर में क्या था, बीबी, बीबी का उल्टा बीबी ही है। और तीसरा एलिमेंट आर में क्या था, सीसी, उसका उल्टा सीसी। देखो आर इनवर्स निकाले आर ही आया, आया ना, यही तो आर है, आर इनवर्स निकाले आर ही आया। और जो ही आर इनवर्स आर के बराबर आया तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक। तो छोटे छोटे सवाल इस टेक्निक से लगाने की कोशिश करो। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ये चेक कर लो, क्या डेल्टा आर का सबसेट अगर हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक चेक करना है तो आर इनवर्स बराबर आर चेक कर लो, ठीक, आर इनवर्स बराबर आर चेक कर लो। और ट्रांजिटिव चेक करना है तो कल कॉपी में लिखवाया हूँ, देखा साफ साफ लिखा हो गया। ट्रांजिटिव चेक करना है तो क्या लिखवाया हूँ, आर इक्विवेलेंटली करके लिखवाया हूँ। आर कंपोजिट आर निकालो और आर का भी सबसेट हो। छोटे छोटे सवाल इन टेक्निक से लगाया करो। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए डेल्टा सबसेट हो जाए आर का तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अगर आर इनवर्स आर के बराबर आ गया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। और आर का आर के साथ ही कंपोजिशन कराओ, अगर आर के अंदर ही कंटेंट है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो जब भी ऐसे एलिमेंट वाले सवाल दिए जाए छोटे छोटे, तो आप इन तीनों के सहारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाने की कोशिश करो। तो रिफ्लेक्सिव दिखा लिए थे क्योंकि डेल्टा सबसेट था आर का। सिमेट्रिक हो गया क्योंकि आर इनवर्स बराबर, दूसरी वाली भी बात हो रही है, आर इनवर्स बराबर आर, तो सो आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब तीसरा दिखाओगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव कुछ लोगों को अगर कंपोजिशन निकालने ना आए तो फिर से यहां से समझ लें, कंपोजिशन फिर मैं आज बताने जा रहा हूं कैसे निकाला जाता है। तो आपका आर क्या दिया गया है, आर क्या दिया गया है, ए बी बी सी सी, यही तो आर दिया गया है, दिस इज आर। अब आपको आर कंपोजिट आर, यानी फर्स्ट इधर से पढ़ते हो, आर कंपोजिट आर निकालना है। मतलब आर के एलिमेंट का आर के साथ ही कंपोजिशन कराओगे। जिसको जिसको ये दिक्कत हो ना, एक दो बार आर लिख लिया करे, नहीं तो थोड़ा मेच्योर हो रहे हो तो एक ही आर से काम चला लोगे। एक बार और आर लिख लिए आप, ए बी बी सी सी, ये ठीक है। अब आपको आर कंपोजिट आर निकालना है, आर कंपोजिट आर, ये भी आर है ये भी आर कंपोजिट आर। तरीका मैंने क्या सिखाया था कि इसका पहला एलिमेंट उठाओगे, इसका पहला एलिमेंट उठाओगे, आर का पहला, यहाँ फर्स्ट की जगह भी आर है, सेकंड की जगह भी आर है, ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड वाला आर। कंपोजिशन कराओगे तो पहला एलिमेंट इसका उठाओगे, तो पहला एलिमेंट इसका उठाओगे ए, और इसकी दूसरी एंट्री मार्क करोगे, दूसरी एंट्री मार्क करोगे। फिर से समझना जिसको कंपोजिशन निकालने ना आर कंपोजिट आर निकालना, तो पहला एलिमेंट आर का उठाए, फिर सेकंड एंट्री मार्क किए। अब देखो इस आर में कौन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, इस आर में कौन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, यही तो स्टार्ट हो रहा है केवल, और कोई तो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये दोनों गायब होगा तो बचेगा क्या, ए, तो आपका ए कामा ए आएगा। और कोई ए से स्टार्ट हो रहा है नहीं, खत्म। अब दूसरा एलिमेंट उठाओगे बी बी, तो दूसरा एलिमेंट उठाओगे बी बी, और इसकी सेकेंड एंट्री मार्क करोगे बी। अब निचले वाले आर में देखोगे बी से स्टार्ट कौन हो रहा है, बी से स्टार्ट कौन हो रहा है, तो ये तो बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको मार्क कर दिया बी से स्टार्ट हो रहा है। अब फिर ये गायब होगा तो बचेगा क्या, बी बी, कंपोजिशन में आपका बी बी आएगा। और कोई ये भी बी से नहीं स्टार्ट हो रहा है, और कोई बी से स्टार्ट नहीं हो रहा, बस आप देखना सेकेंड एंट्री से, जो सेकेंड एंट्री है उससे स्टार्ट होने वाले इसमें कौन है,
में स्टार्ट होने वाले कौन है, ठीक है। अब फिर तीसरे एलिमेंट पे जाओगे सी सी, ठीक है, सी सी, तो सी का दूसरी एंट्री मार्क करोगे, सी का दूसरी एंट्री मार्क करोगे, सीसी का दूसरी एंट्री मार्क, तीसरे एलिमेंट की दूसरी एंट्री मार्क की है सीसी। अब देखना इसमें इन तीनों में सी से कौन स्टार्ट हो रहा है, एक ही तो स्टार्ट हो रहा है सी से, और फिर ये दोनों गायब होगा, बचेगा क्या सी, तो सी सी ही आया। तीनों एलिमेंट आपने निकाल के देख लिया ही। अब इसके अलावा और कोई एलिमेंट है ये नहीं है आर में, कहानी खत्म। तो ये आया आपका आर कंपोजिट आर, और आर कंपोजिट आर जो निकला वो आर ही है, आर ही तो आया, आर का यही तो आर है, आर कंपोजिट आर आपका आर ही है। और आपको पता है आर अपने आप का सबसेट होगा ही, आर तो अपने आप, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। इसका मतलब आर कंपोजिट आर आप निकाले तो आर आया, और आर आपका आर का सबसेट होता ही है, तो सो आर कंपोजिट आर, आर कंपोजिट आर इज सबसेट ऑफ आर, ये दिखा दिए, आर कंपोजिट आर इज सबसेट ऑफ आर, दिखा दिए ना, सबसेट ऑफ आर। और यही ट्रांजिटिव के लिए शर्त है कि आर का आर के साथ कंपोजिशन कराओ, तो अगर आर का ही सबसेट है तो आर आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन एक्स। अब आपका आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। जब तीनों हो गया तो आप क्या बोल दोगे आर को, इक्विवेलेंस। Thus, R is an equivalence relation on X। जो R आपका रिलेशन X पे था वो रिलेशन ही नहीं, ब्यूटीफुल रिलेशन है। ब्यूटीफुल रिलेशन मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंस रिलेशन को माना जाता है, ब्यूटीफुल रिलेशन है। आप लोग हैंडसम रिलेशन मत बोलिएगा, क्योंकि रिलेशन रिलेशन जो क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन फीमेल जेंडर में आता है, ठीक है, रिलेशन फीमेल, आपको पता ही नहीं, सोचते कि ये आदमी क्या क्या जानता है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल रिलेशन बोल सकते हो, हैंडसम रिलेशन नहीं बोल सकते, जैसे आपको कुछ पता होना चाहिए। आप पहले आप लोग जेंडर पढ़ते हो, इंग्लिश वाले कहते हैं तीन होता है, तीन होता है ना उनका, मैस्कुलिन फलाना ढकाना, सब बकवासबाजी, दो ही होता है, ठीक है, दो ही होता है, ठीक है। या तो वो फीमेल होगा या तो वो मेल होगा, ठीक है। अब तुम दूसरा कुछ मत सोचना, ठीक है, दूसरा कुछ मत सोचना। तो आर इज एन इक्विवेलेंट, कहोगे अरे तो सर और भी तो लोग होते हैं। मैं सिर्फ आपको मैथमेटिक्स की दुनिया में बता रहा हूँ, कोई भी वर्ड दिया जाएगा या तो वो फीमेल होगा या तो मेल, तो रिलेशन क्या है, फीमेल वर्जन में है। तो ब्यूटीफुल रिलेशन बोल सकते हो, गार्जियस रिलेशन बोल सकते हो, प्रिटी रिलेशन बोल सकते हो, हैंडसम नहीं बोल सकते, स्मार्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दिस प्रूव्स दैट और आर बेसिकली आपका डायगोनल रिलेशन ही था। आर बेसिकली क्या था, डायगोनल। द डायगोनल रिलेशन ऑन ए सेट, यहां से एक बात ये भी कंफर्म हो रही है कि डायगोनल रिलेशन किसी भी सेट पे होगा वो हमेशा इक्विवेलेंस होगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दस ऑन दैट सेट, उस सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन। उसी एक्स पे एक दूसरा रिलेशन बनाने जा रहा हूं, लेट एस इक्वल टू ए बी बी सी ए बी बी ए ले लिया गया, ठीक, ए बी बी सी ए बी बी ए रिलेशन ऑन एक्स। उसी सवाल में चल रहे हो, एक्स आपका क्या था, सेट ए बी सी, एक्स क्या था, सेट ए बी सी। उसी पे एक रिलेशन यस ले लिया, अब की बार यस से डिनोट कर रहे हैं उसको। तो ये रिलेशन है क्योंकि यक्स क्रॉस एक्स का सबसेट है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, तो रिलेशन है। इज यस एन इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट डाउन द आर्गुमेंट, मैं किसी की कॉपी चेक करूंगा, आप लोग लिखिए, ठीक है।
कहने से नहीं, यस सर कहने, बीएससी में सब कुछ आपको रीजन लिखना होगा। वो लोग कहते ओरल दिख नहीं, वहाँ सब आपको दिखाना क्यों रिफ्लेक्सिव है, क्यों सिमेट्रिक है, क्यों ट्रांजिटिव है, तब कहोगे कि ये इक्विवेलेंस है। अभी आप जो बोल रहे हैं वो आपका आंसर है कि हाँ सर ये होगा, ठीक है, लेकिन क्या सामने वाला जब आपसे पूछेगा कैसे होगा, आंसर इज एस, आंसर तो आपका सही है कि हाँ होगा। क्यों होगा? आप तीनों बातें दिखाओगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और 60 सेकंड में सवाल करना है, ठीक है। जब भी इस तरह का फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स का रिलेशन दिया जाए तो तरीका ये वाला अपनाना, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए ये चेक करना, जैसे ये यस है तो आर की जगह यस, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए ये दिखा देना, और सिमेट्रिक दिखाने के लिए ये दिखा देना, और ट्रांजिटिव दिखाने के लिए ये दिखा देना, ये आपको दिखाना है। जब भी ऐसा सेट दिया जाए जिसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हों, तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाने की कोशिश करना। मैं आपको बता भी देता हूँ किस अस्त्र का प्रयोग करना है। ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, आपसे ज़्यादा अनुभवी आदमी हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ट्रू मैथमेटिक्स ऑन योर ओन, बार बार मैं कहता हूँ पेन कलम जरूर चलाना चाहिए मैथमेटिक्स वाले। मैथमेटिक्स वालों को कभी ओरल नहीं पढ़ना, तुम घर पे भी पढ़ना ना, हमेशा पेन लेके करना, हर चीज़ लिख लिख करना। बिना लिखे मैथमेटिक्स नहीं जाती है। पता नहीं कैसे बहुत लोग मैथमेटिक्स, जिस स्टेज पे मैं हूँ ठीक है मैं देख लेता हूँ, एक बार समझ में आ जाता है, लेकिन बिगिनर्स को बिना पेन का एक भी अक्षर नहीं मैथमेटिक्स का करना चाहिए। जितना पेन चलाओगे उतना बड़े धुरंधर बनोगे मैथमेटिक्स में। और कोशिश करना हर चीज का आर्गुमेंट देने की, तर्क देने की। कोई चीज डायरेक्ट कन्विंस नहीं होना है। कोई भी चीज तुम कह रहे हो उसका रीजन जरूर आपको पता होना चाहिए, क्यों ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों ये मेट्रिक है, सबका रीजन आपको खुद आना चाहिए। मेरे को आए ना आए, आपको आना, हर कैंडिडेट को आना चाहिए, एनालिसिस पढ़ने वाले को। और यूनिवर्सिटी वालों को एक सलाम, जो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के हैं, ये जान लो यहाँ लैंग्वेज में बहुत नंबर काटते हैं एनालिसिस में। कभी कभी मेरे बच्चे इतने तो पढ़ने में तेज होते हैं, मैं जान, और उनके नंबर कम आते हैं, और वो आते हैं सर, और मैं सही में उनको पढ़ाया हूँ, वाकई में वो डिजर्व करते हैं नंबर, लेकिन उनके 10-10 नंबर कम आए हैं। इस वजह से आए हैं कि वो लिखते नहीं एग्जाम में, लिखते नहीं सही से। इनको हैंस देयर फोर सो खूब दिखना चाहिए कापी में, खूब दिखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लिखने की स्टाइल मेरी फॉलो करो। आपको जो मैं कहता हूँ ना 50 में 50 वो मिल जाएगा, लिखने की स्टाइल मेरी फॉलो करो, दिमाग भले अपना लगाओ, कि अभी आपके पास उतनी लैंग्वेज नहीं है, और एनालिसिस में लैंग्वेज पे नंबर मिलता है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी वाले नंबर काटते, तुम अभी देखना तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम जोड़ के आओगे 45, तुम ताज्जुब रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ एग्री भी, तुम सही किए होगे 45, और वो तुमको दिए होंगे 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में नंबर दिए होंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज पे बड़ा फोकस करते हैं। जैसे यही ये तुम कैसे लिख रहे हो, उनको लिखने की स्टाइल चाहिए तुम्हारी। कभी भी डायरेक्ट आंसर मत लिखना कि हाँ ये इक्विवेलेंस होगा, कतई। ज़्यादा टाइम लगाते हो, अब तक ये सवाल, हर सवाल की एक्सपायरी टाइम होती, एक्सपायरी टाइम होती, इसका मतलब आप लोग अभी गति उतनी तेज नहीं हुई है।
देखो टीचर अपना टाइम लेके पढ़ाता है उसका अलग मामला है, लेकिन जब आप एग्जामिनी हो, एग्जामिनी को बहुत फास्ट काम करना होता है। जब मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं यही 30 सेकंड में लगा के बैठ जाता अभी, लेकिन मैं टीचर हूँ क्योंकि मुझे सबको समझाना है, मैं टाइम ले लेके अपना काम करता हूँ। हो गया? आओ देखें, ये बाद में आई है लेकिन कर ली सबसे पहले। पहले वाले में आर क्यों लिख दी जब मैं लिखा हूँ रिलेशन यस है? मैं रिलेशन को यस से दिखाया तो आर आपको लिखना ही नहीं है। और ये पहला वाला गड़बड़ कर दी हो, ठीक है। आर कहाँ डेल्टा के अंदर, यस कहाँ डेल्टा के अंदर कंटेन है? यस कहाँ है? यस कहाँ डेल्टा के अंदर? यस में तो बहुत, डेल्टा तो इतना ही है ना, यस तो बड़ा, तो यस कहाँ डेल्टा के अंदर कंटेन? तुमने वहां जो पिछला किया हो वहीं से कॉपी पेस्ट कर ली, कॉपी पेस्ट कर ली, ठीक है। आप लोग बुद्धि दिए भगवान, 80 GB न्यूरॉन रोज बनता है, ठीक है, रोज बनता है। आप यहाँ देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना कि ए बी बी सी सी आ रहा है ना, और यही डायगोनल, तो सिंस आप सिर्फ इतना लिखोगे, सिंस डायगोनल इज कंटेन्ड इन यस। यस कहाँ डायगोनल? डायगोनल में तो इतने ही आते हैं आपका, ये लिख दिए यस इज सबसेट ऑफ डायगोनल, कहाँ से यस सबसेट हो जाएगा डायगोनल का? डायगोनल इज सबसेट ऑफ यस, डायगोनल यस के अंदर कंटेन है, क्योंकि डायगोनल ए बी बी सी सी तो आएगा डायगोनल में, डायगोनल का हर एलिमेंट यस में है, तो डायगोनल इज सबसेट ऑफ एस। और जब डायगोनल यस का सबसेट हो गया तो यस क्या हो जाएगा? भाई यही तो लगाओगे, जब डायगोनल यस का सबसेट हो गया तो यस को क्या बोल दोगे? रिफ्लेक्सिव, यस का रिफ्लेक्सिव। आप लोग कॉपी पेस्ट मत किया करो, दिमाग का यूज किया करो। पिछले सवाल में आर और डेल्टा सेम था, तब मैंने वो आर्गुमेंट लिख दिया था, आप यही नहीं ध्यान दे रहे हो। यहाँ आर और डेल्टा सेम नहीं है, यहाँ यस और डेल्टा सेम नहीं है, वही आर्गुमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया इसने, यस और डेल्टा सेम नहीं है। हाँ, यही जब कॉपी दिखाते तो मुझे लगता है इसी पे तुम्हारा नंबर कटेगा। जैसे इन्होंने लिखा क्या, सिंस डेल्टा इज सबसेट ऑफ एस, फिर देयर फोर एस इज, मैं कभी लिखता हूँ देयर फोर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप मुझे प्लीज फॉलो करा करो, नहीं नंबर नहीं मिलेगा। मेरे अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट लड़के नंबर नहीं पाते। सिंस के बाद कामा, सो भी नहीं लिखना है ना, देयर फोर लिखना है ना, सो लिखना है ना, हेंस लिखना है, सब अंडरस्टूड है। सिंस लिखिए रीजन, सिंस दिस इज द रीजन, कामा जो कंक्लूजन वो लिखो। सिंस के साथ कभी भी कामा के बाद सो देयर फोर हेंस 10 फर्स्ट कुछ नहीं लगाना है ये। हाँ तो ये तो मैं 20 बार बोला हूँ क्लास में, सिंस के बाद सिर्फ कामा और जो कंक्लूड करो, न सो लिखना है, न देयर फोर लिखना है, न हेंस लिखना है। फर्दर सिंस, अब मान लो दोबारा आप सिंस यूज कर रहे हो तो आप कहोगे नेक्स्ट फर्दर सिंस, यस इनवर्स निकालो, यस इनवर्स निकालो, तो यस आपको दिया गया है ना, ठीक है, यस आपको दिया गया है, यस आपको दिया गया है, तो यस इनवर्स निकालने का सिंपल सा मेथड है, सारे एलिमेंट को पलट के लिख दोगे। यस में जो भी है सारे एलिमेंट को पलट के यहाँ लिख दोगे, ठीक है। यस इनवर्स जब निकालना तो ए का उल्टा क्या होगा? ए, ठीक। बी बी का उल्टा क्या होगा? बी बी। सी सी का उल्टा क्या होगा? सी सी। और ए बी का उल्टा क्या होगा? बी ए। और बी ए का उल्टा क्या होगा? ए बी। और ये देखो आपका वही यस ही है, यही यस ही। इसमें मत सोचना कि उसमें ए बी पहले आया बी ए, सेट में आर्डर मैटर नहीं करता, सेट में आर्डर मैटर नहीं करता है, चाहे ए बी पहले आया चाहे बी ए पहले है वही, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट सेम यहाँ है। यस इनवर्स इक्वल टू यस आ गया, यस इनवर्स इक्वल टू यस। अब कामा लिखोगे, सिंस यस इनवर्स इक्वल टू यस आ गया तो कामा कंक्लूजन, यस इज सिमेट्रिक। नहीं लिखना है सो देयर फोर हेंस कुछ भी, ठीक है, नहीं लिखना है। कितनी बार बोलवाओगे यार तुम लोग, ठीक है, कितनी बार बोला, तुम पागल करके भेज दोगे क्या यहाँ से मुझे। सिंस के बाद कामा कुछ भी नहीं लिखना, सो देयर फोर हैंस, वो अंडरस्टूड है, सो देयर फोर हैंस। नहीं, सिंस से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, रीजन बता रहे हो फिर आप कंक्लूजन बता रहे हो, ठीक है। तो सिंस के साथ, सिंस लिखने का पैटर्न मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे।
सिंस के साथ आप रीजन लिखोगे, कामा जो कंक्लूजन है वो लिखोगे, बस इतना। ये पैटर्न फॉलो करो, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। नाउ यस कंपोजिट यस निकालो। यस कंपोजिट यस, यस कंपोजिट यस। कंपोजिशन मैं इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग कंपोजिशन में दिक्कत होती है, फिर वो समझे कंपोजिशन कैसे निकालोगे। यस कंपोजिट यस निकालना है, इसका मतलब एस आपको पता है क्या है, ए बी बी सी सी ए बी बी ए, यही तो है आपका यस। अब इसका इसी के साथ कंपोजिशन निकालना है, तो एक बार यस और लिख लो आप। ए बी बी, अभी बिगनर होने तो मैं डायरेक्ट भी कर देता, सी सी ए बी बी ए, इसी का इसी के साथ कंपोजिशन लिखना है, तो एक बार और लिख लिए। अब करते क्या हो, करते क्या हो, एस कंपोजिट एस जब निकालोगे, इसका पहला एलिमेंट उठाओ, यही आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और दोनों ही आपका फर्स्ट सेकंड दोनों ही यस ही हैं, ठीक। तो फर्स्ट में आप देखोगे पहला एलिमेंट उठाओगे ए, अब इसकी दूसरी एंट्री मार्क करोगे, दूसरी एंट्री मार्क करोगे और देखोगे इसमें ए से कौन कौन स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें ए से कौन कौन स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी दूसरी एंट्री ए है, आप इसमें देखोगे ए से कौन, तो एक ये स्टार्ट कर रहा है और एक ये, यही दो तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं। इनको गायब करोगे, जो बचेगा तो क्या बचेगा, ए, तो वही आपका कंपोजिशन में आएगा ए, ठीक है। अब फिर इसको इसको देखोगे, सेकंड फर्स्ट से गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए बी, ए बी आपका आ गया। अब दूसरा एलिमेंट उठाओगे, बी बी, दूसरा एलिमेंट उठाए बी बी, इसकी सेकंड एंट्री मार्क किए और इसमें देखो बी से कौन कौन स्टार्ट हो रहे हैं, बी से स्टार्ट होने वाले सेकंड एंट्री, और यहाँ फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए बी, बी से स्टार्ट होने वाला एक आपको ये दिख रहा है और फिर एक यहाँ दिख रहा है। यही कंपोजिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए यही कंपोजिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बी बी गायब होगा तो बचेगा क्या, बी बी, बी बी, यही तो बचेगा। अब फिर बी, इसको इसके इसके साथ देखोगे, बी गायब होगा तो क्या बचेगा, बी ए, बी ए। अब थर्ड एलिमेंट उठाओगे, थर्ड एलिमेंट सी सी, उसकी दूसरी एंट्री सी मार्क करोगे और देखो सी से स्टार्ट होने वाला कौन है, एक ही तो स्टार्ट हो रहा है सी, और ये गायब होगा तो बचेगा क्या, सी सी, क्या गया आपका, तीसरे एलिमेंट की कहानी खत्म। अब चौथे एलिमेंट पे जाओगे, चौथा एलिमेंट ए बी, ठीक है, ए बी की सेकेंड एंट्री मार्क किए बी, ठीक है, और बी से स्टार्ट होने वाला इसमें देखो कौन कौन है, बी से स्टार्ट होने वाला, बी से ये स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ आपका बी से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से जब बी गायब होगा तो क्या बचेगा, ए बी, लेकिन वो ऑलरेडी आ चुका है, सेट में दोबारा नहीं लिखोगे, ये बी गायब होगा बचेगा ए बी, वो ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा मत ए बी लिख देना, जो आ गया वो एक ही बार लिखना है, सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हो, ठीक है, एक एलिमेंट एक ही बार। अब फिर उसके बाद इसका इसके साथ देखोगे तो बी बी गायब हुआ, ए वो भी आ गया है, वो भी आ गया है, तो दोबारा नहीं लिखने की जरूरत है। फिर आप अंतिम एलिमेंट पे जाओगे, इसकी दूसरी एंट्री मार्क करोगे ए, और यहाँ देखोगे ए से स्टार्ट कौन हो रहे हैं, एक तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है और एक ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो ए गायब होगा यहाँ से और यहाँ से, तो बचेगा क्या, बी ए, और बी ए आपका ऑलरेडी इसमें है ना, दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। अब फिर ए से स्टार्ट हो रहा है ये ए गायब होगा तो बचेगा क्या, बी बी, वो भी आपका इसमें क्या है ना यहाँ पे बी बी, तो इसका मतलब ए बी बी तो यही आएगा, ठीक। सब एलिमेंट का तो कंपोजिशन निकाल लिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सारे का आप निकाल लिए। दिस इज यस कंपोजिट यस, इज यस कंपोजिट यस। और यही आप देखो ध्यान से, यस ही है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट यस, ये आप जो निकाले हो ना, ये जो आपका आया है ये यस ही है, यस ही है, यस। और हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो यस इज सबसेट ऑफ एस, तो यस कंपोजिट यस का यस के साथ क्या रिलेशन हो गया, सबसेट का, तो यस कंपोजिट यस इज सबसेट ऑफ एस, ये आप दिखा दिए, यस कंपोजिट यस इज सबसेट ऑफ एस, यस कंपोजिट यस इज सबसेट ऑफ एस।
और अगर ऐसा हुआ, अगर यस के साथ कंपोजिशन लिए, ये सो है, ठीक है, नहीं तो कहोगे 5-6 बार यस बना दिए सर, ठीक है, आधे लोग गड़बड़ा जाएंगे। हेंस लिख लो, ठीक है, हेंस एस कंपोजिट यस इज कंटेन्ड इन एस, ठीक। और अगर इस रिलेशन का इसके साथ कंपोजिशन करा रहा हो, उसी रिलेशन में कंटेन हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज एस इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की यही शर्त है, इसको इसी के साथ कंपोज कराए और उसी का सबसेट हो गया, यस इज ट्रांजिटिव। तो हैन 10 10 अब आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव। तो एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब भी आए और फाइनाइटली मेरी एलिमेंट्स सेट रिलेशन में दिए हों, इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए डायगोनल को सबसेट दिखा देना, सिमेट्रिक दिखाने के लिए इनवर्स निकालना उसी के बराबर आ जाए, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए उसका उसी के साथ कंपोजिशन निकालना और उसी का सबसेट आ जाए, उसी का सबसेट आ जाए। एक थोड़ एक बात आपसे पूछूं, अगर आप लिख, जैसे आपको पता है 2 4 को डिवाइड करता है, पता है ना, 2 4 को डिवाइड करता है। आप क्यों कहते हो 4 को डिवाइड करता है? क्योंकि आप कहते हो 2 4 को काट देता है, यही तो, ठीक है, 2 4 को काट देता है, ठीक है। हाँ, 2 4 को डिवाइड करता है, मीन्स कोई किसी को डिवाइड तब करेगा, जिसको डिवाइड कर रहा है वो 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मीन्स अगर आपका ये A है और ये B है, A डिवाइड्स B कब होगा? इसकी जगह लिख दो, ये आपका B है और ये आपका A है और ये इंटीजर है एक T। यहाँ से एक डिफिनीशन बन रहा है, A डिवाइड्स B होगा, A डिवाइड्स, प्रॉपर वे में भी लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन पहले आप डिफिनीशन बनी कहाँ से? A डिवाइड्स B होगा, यानी A B को डिवाइड कर रहा होगा अगर, कब? इफ B जो है जिसको डिवाइड कर रहा वो A का इंटीग्रल मल्टीपल हो, A का इंटीग्रल मल्टीपल हो। T क्या है? इंटीजर है। T इक्वल 2 की जगह तो T है, ये इंटीजर है, तो A डिवाइड्स B बोलोगे अगर B जिसको डिवाइड कर रहा वो A का इंटीजर मल्टीपल हो, इंटीजर मल्टीपल हो। B इक्वल टू AT फॉर सम T बिलोंग्स टू Z, फॉर सम T बिलोंग्स टू Z। जैसे आप कहते हो कि 3 डिवाइड्स, 3 आपका डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स 15, 3 डिवाइड्स 15। अब आप क्यों बताओ, क्यों मैं कहोगे? क्योंकि मैं बचपन से जानता हूँ, यही नहीं बताना, बचपन से जानता हूँ। 3 15 को डिवाइड कर रहा है इसलिए क्योंकि 15 को लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5 और T की जगह क्या आ गया आपका? 5, ये पकड़ना, ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछूं क्या 3 17 को डिवाइड करेगा? क्योंकि 17 को आप कभी भी नहीं लिख सकते 3 इंटू टी फॉर्म में, सम इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, उस इंटीजर को 3 में मल्टीप्लाई करो तो 17 आ जाए, कोई इंटीजर मिले, इंटीजर पूर्णांक, कोई इंटीजर नहीं मिलेगा कि 3 में मल्टीप्लाई करो तो 17 आ जाएगा। फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू जेड, कुछ भी इंटीजर होगा आप 3 में मल्टीप्लाई करके देखना 17 आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ यही डिवीजन आप रैशनल नंबर में कर रहे हो तो आ जाएगा। क्या रैशनल नंबर के अंदर डिवीजन, तो क्या होगा? टी वो, हाँ 17/3, 17/3। तो डिवीजन आप कहाँ कर रहे हो ये बड़ा मायने रखता है। डिवीजन इन जेड में हो कि डिवीजन इन क्यू में हो कि डिवीजन इन एन में हो, नेचुरल नंबर में हो, ये बड़ा मैटर करता है कहाँ पे हम डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो राइट डाउन ये डिफिनीशन, डिवीजन इन जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आप डिवीजन की बात कर रहे हो। इंटीजर को आप ऐसे लिखते हो, मेरी तरह बनाना भी सीख लो, ऐसे और फिर इसको बढ़ाना और फिर ऐसे मिलाना, स्टैंडर्ड नोटेशन है।
टीजर को कभी भी अब आगे से आप आई नहीं लिखोगे, ठीक है, ऐसे। इसका रीजन मैं बताया हूँ आपको, ठीक है, क्यों जेड से ही डिनोट करते हैं और इस तरह से डिनोट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं हमने जीरो दिया है, भारत ने जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब गिनती सबको आई ज़्यादा। हाँ, जेड से इसलिए डिनोट करते हैं कि ज़्यादा मैथमेटिक्स ग्रीक दुनिया में हुई है। ग्रीक समझते हो? आजकल ग्रीक को एथेंस बोलते हैं क्या? ग्रीक ग्रीक मैथमेटिशियन ज़्यादा मैथमेटिक्स करते थे। हम लोग आपस में लड़ाई करते थे उस समय, आपस में लड़ाई करते थे, जो आप अपनी हिस्ट्री पढ़ोगे अभी भी करते हो, पटीदार की लड़ाई, फलाना की लड़ाई, ढिकाना की लड़ाई। मुझे तो इतना गुस्सा लगती, गाँव जाता हूँ जब मेरे घर में भी मेरे घर का कोई सदस्य किसी की बुराई करता, मैं कसम से डांट देता हूँ। लाख बुराई हो सामने वाले, मेरे सामने मत कहा करो। जो तुम्हारी समस्या अपने, मम्मियाँ होती है ना, मम्मियाँ वो कमियाँ बताती हैं, तुम्हारी चाची ऐसे, तुम्हारी भाभी ऐसे, तुम्हारा फलाना ऐसे, मत करो। कोई सब सही है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव गलत है, सब अपने अपने जगह सही है। तो हम लोग इसी में कमियाँ निकालने में कि चाचा, मतलब जो हमारे भतीजे होंगे, चाचा ऐसे, चाचा वैसे। अरे ले दे के अगर किसी के बारे में दो शब्द बोलना है तो अच्छा बोलो, ठीक है, अच्छा बोलो, नहीं न या तो बोलो ही मत, या तो बोलो ही मत, ठीक है। और अक्सर करके मैं घर जाता हूँ, ये बड़ा मजा मुझे देख के आता है, घंटे घंटे दूसरे की बुराई में लगा दे रहे हैं सब, ठीक है, घंटे घंटे दो दो तीन तीन घंटे दूसरे की बुराई कर रहे हैं। महिलाएं खास करके, मैं दो दो तीन तीन घंटे बुराई कर रही हैं बैठ के, मैं अपने। और उनको, तुम लोग अदरवाइज मत लेना, तुम लोग मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, ऐसा मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। और किसकी बुराई कर रहे हैं? अपने ही लोगों का। किसी जमाने में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर पीछे जाओगे तो अपने ही लोगों का लगे हुए हैं। तो मैं यही बार बार कहता हूँ उन्हें कि मतलब न बोलना किसी के बारे में उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर किसी के बारे में बोल रहे हो तो पॉजिटिव ही बोलो, ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर। तो ये जेड इसलिए बोलते हैं कि इंटीजर जो आया था, वो इंटीजर का कंसेप्ट ग्रीक में आया था, लैटिन दुनिया में, लैटिन वर्ड में एक शब्द होता है जॉलेन, जॉलेन, ZAHLEN, जॉलेन, ठीक। तो जो हमारे वहाँ इंटीजर्स है ना, जालेन का इंग्लिश इंटीजर है, उनके वहाँ इंटीजर को जॉलेन बोलते हैं, जालेन का इंग्लिश इंटीजर है। क्योंकि उन्होंने दिया था, उन्हीं के नाम पे जेड उठाया जाता है और इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। अब स्टैंडर्ड कॉमन प्लेटफार्म पे सबके लिए सेम हो जाए, इसको देखते ही चाहे ऑस्ट्रेलिया का मैथमेटिशियन हो, चाहे अमेरिका का मैथमेटिशियन हो, चाहे जर्मनी का मैथमेटिशियन हो, वो जान जाए कि ये इंटीजर का सेट है, तो एक चीज़ और बढ़ा देते हैं इसी में, इससे फिक्स हो गया। ये नोटेशन अगर मैथमेटिक्स वाले के सामने लिखे, वो कहीं का भी मैथमेटिशियन हो, वो तुरंत जान जाएगा कि लड़का इंटीजर की बात कर रहा है, इंटीजर की बात कर रहा है। इस वजह से जेड से दिखाते हैं, ये सब कहाँ जान लो, ठीक है। जैसे पूछे थे क्यों, डिवीजन इन जेड, तो लेट ए बी belongs to Z, AB belongs to Z, एंड यहां ऐसे जगह छोड़ देना आप, अभी आपको बताना है, एंड AB belongs to Z, एंड ये आपको बताना है, फुल स्टॉप। we say that we say that A divides B, we say that इन्वर्टेड कॉमा लिख देना, A divides B, A divides B। हम बोलेंगे कि ए बी को डिवाइड करता है, वी से दैट, डिफिनेशन दे रहे हो, वी से दैट ए डिवाइड्स बी, तो कुछ कंडीशन होगी। इफ व्हाट हैपेंस, इफ, अभी तो आप बताए हो, इफ व्हाट हैपेंस बी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, बी इक्वल टू 80 फॉर सम टी, फॉर सम टी इन जेड। या इसी को लिख सकते हो, जो लोग फार सम को नहीं लिखना चाह रहे हैं वो देयर एग्जिस्ट लिख ले पहले। फार सम और देयर एग्जिस्ट एक ही, जो लोग हमसे पढ़े होंगे, बताया होगा क्वांटिफायर पढ़ाते समय, फार सम और देयर एग्जिस्ट एक ही बात होती है। अगर बाद में लिखना चाहते हो तो फार सम लिखोगे, कम से कम एक टी मिलेगा कि बी को ए इंटू टी फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपको फार सम नहीं पसंद आ रहा तो देयर एग्जिस्ट टी इन, इसी चीज को लिख सकते हो, इसी चीज को, आर देयर एग्जिस्ट टी इन जेड सच दैट, सच दैट T in Z such that B equal to 80,
चाहे ये लिखो चाहे ये, दोनों में से कोई जो आपको अच्छा है, एक ही लिखना। पार सम का वही सेंस होता है जो देयर एग्जिस्ट का। अगर आप क्वांटिफायर का वीडियो आप फिर से मेरा देखो, सब मैं वहां डिटेल में बात किया हूँ। इफ ए डिवाइड्स बी, if A divides B, then we denote it by, अब ये जो इतना लंबा सेंटेंस लिख रहे हो ना, इसके लिए नोटेशन अडॉप्ट करोगे। अगर इफ A divides B, then we denote it by A, और एक खड़ी लाइन ऐसे बनाओगे। ताव ता में बहुत लोग ऐसे बना लेते हैं, कुछ को तो ऐसा लगता है ऐसे बना लेते हैं। एकदम प्रिसाइज वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, ठीक है, एकदम वर्टिकल लाइन। ए डिवाइड्स बी, इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, पढ़ते हैं इसको। ए डिवाइड्स बी, रीड एज, रीड एज रीड एज ए डिवाइड्स बी, रीड एज ए डिवाइड्स बी। अगर ए डी बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी, अब इतने बड़े लैंग्वेज की जगह आप ये सिंबल लिखोगे ए डिवाइड्स बी, और इसको पढ़ोगे भी ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। जैसे अभी आप देखे थे कि 4 आपका 2 से 2 का इंटीग्रल मल्टीपल था, 4 आपका 2 का इंटीग्रल मल्टीपल था ना, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू लिख सकते हो 4 को ना, यानी टी की जगह यहाँ क्या है 2, ठीक है। तो 4 को आप 2t फॉर्म में लिख ले रहे हो, जहाँ टी इंटीजर, 2 इंटीजर सब जान रहे हो, आपका 2 ही टी है, और 2 इंटीजर दुनिया जानती है। अब यहाँ से कंक्लूड करोगे 2 डिवाइड्स 4, ये इसको डिवाइड करेगा। आप ध्यान से समझना, b इक्वल टू 80 है तो a डिवाइड्स b होगा। आप देखना a डिवाइड्स b होगा, अगर b a का मल्टीपल हो, a डिवाइड्स b होगा, ठीक है, a डिवाइड्स b। तो 2 डिवाइड्स 4, ठीक है, 2 डिवाइड्स 4। तो जो ही ऐसे ये इसलिए लिख पा रहे हो क्योंकि ऐसा है, इस वजह से। फिर आप देखे थे 6 को लिखे थे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब की बार जेड की जगह क्या, टी की जगह क्या है 3, जो कि जेड का एलिमेंट है 3। तो यहाँ से फिर आप कंक्लूड कर सकते हो कि 6 जो है वो 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका मतलब 2 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 6। तो ऐसा होगा तब लिखना डिवाइड, नहीं तो ऐसा नहीं हो रहा होगा तब नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये बहुत लोग क्या करते हैं, ताव ताव में 2 डिवाइड 6 को ऐसे लिख देते हैं, सब उल्टा हो जाएगा, ये 2/6 दिखने लगेगा, फिर लगेगा 6 डिवाइड कर रहा है 2 को। आप जब लिखते हो a बटे बी, मतलब बी ए को डिवाइड कर रहा है, ऐसा सेंस आता है। कभी भी ऐसे बनाओगे ना तो लगेगा 2 न 6 को डिवाइड करके 6 2 को डिवाइड कर रहा हो, भिन्न जैसा लगेगा, फ्रैक्शन नहीं है। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ आप वर्टिकल लाइन लिखिएगा, वर्टिकल लाइन, और इसका मतलब होता है a डिवाइड्स बी, और a डिवाइड्स बी आप तब बोलोगे जब b a का इंटीग्रल मल्टीपल हो, b a का इंटीग्रल मल्टीपल, तब आप बोलोगे a डिवाइड्स बी। जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल से समझा भी दिया, 4 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है इसीलिए बोल पा रहे हैं कि 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4 है, 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है इसीलिए कह दे रहे हो 2 डिवाइड 6, नहीं तो नहीं कह पाते। डिफिनीशन अप्लाई करना भी सीखो, ठीक। अब प्रश्न था ये कि ये सारी बातें आप पढ़ते रहो, यहां फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। जवाब तो ये मेन है, थिंक ऑन योर ओन कि क्या और एक चीज लिखने की जरूरत है। अभी ये मोस्ट प्रिसाइज नहीं लिखा गया है, इसमें एक फ्लॉ है, ठीक है, क्या और लिखना होगा। थोड़ी मेरी टीचिंग स्टाइल डिफरेंट है, मैं आपसे सोचवा के रहूँगा, ऐसे नहीं कि मैं आया छपवाया और लिख के चले गया और रट के एग्जाम में लिख के चले आए। ठीक है? आप कुछ सवाल अपने मन से भी कर लो। ए बी जेड एंड एक चीज और अजम्पशन लेनी होगी, आप हमको बताओ बचपन में जो भी आपको टीचर पढ़ाए होंगे क्या वो 0 से भाग दे पाते थे? 0 से डिवीजन पॉसिबल होता है क्या? 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है ना। इसका मतलब ए जो है वो 0 नहीं हो सकता है, ए इज नॉन जीरो, ए इज नॉन जीरो। ये और वहाँ लिखो ए इज नॉन जीरो। जो डिवाइड कर रहा है वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। तो
तो डिवाइड कर रहा है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो डिवाइड की डिफिनीशन आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है, डिवाइड की डिफिनीशन समझ में आ गई। तो बताओ भाई 100 को 15 डिवाइड कर रहा है कि नहीं? तो लिखोगे कैसे इसको? लिख के दिखाओ थोड़ा हमको। तो लिखो 100 को 15, जो चीज़ आपको पता है यहाँ भी आपको रीजन, 100 को 15 डिवाइड नहीं करा मीन्स 15 डज नॉट डिवाइड 100, ऐसे काट दिए तो मतलब डज नॉट डिवाइड 100, ये आप जानते हो। लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप 100 को 5 इंटू टी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 5 अरे 15, 100 को 15 इंटू टी फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जहां टी आपका कहाँ होगा? जेड में। तो 100 इज नॉट इक्वल टू 15 टी, 100 इज नॉट इक्वल टू 15 टी फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू जेड। जेड के अंदर, जेड के अंदर ध्यान रखना, कोई जेड नहीं मिलेगा, कोई टी नहीं मिलेगा जेड के अंदर कि 15 टी करने पे 100 आ जाए। तो 100 इज नॉट इक्वल टू 15 टी फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू जेड। तब आप कह रहे हो कि 15 डज नॉट डिवाइड 100, ठीक है, 15 डज नॉट डिवाइड 100। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी इंटीजर्स हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी आर इंटीजर्स। लेट एम बी ए फिक्स्ड नेचुरल नंबर, एम बी ए फिक्स्ड, यानी एम फिक्स्ड है, फिक्स्ड नेचुरल नंबर। ए बी जेड के ऊपर कुछ भी हो सकता है, ए बी जेड के ऊपर कुछ भी हो सकता है। एम बी ए फिक्स्ड नेचुरल नंबर, फिक्स्ड नेचुरल नंबर। जैसे सपोज एम अगर आपने नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर तो आपको पता है ना, एक से शुरू होता है। अगर आपका 5 है, एम 5 है, तो पूरे सवाल में 5 ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा जो भी रहेगा। दैट इज, ब्रैकेट में लिख लो, एम बिलोंग्स टू एन। अगर एम नेचुरल नंबर तो ऐसे ही तो लिखोगे, एम बिलोंग्स टू एन, ब्रैकेट में फिक्स्ड, इन शार्ट ऐसे लिखोगे, एम बिलोंग्स टू एन और फिक्स्ड है वो। वी से दैट, अगेन एक चीज आप डिफाइन करने जा रहे हो, वी से दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी we say that A is congruent to B, A is congruent to B modulo M, modulo M। इतनी बात इन्वर्टेड काउंट करना, वी से दैट A is congruent to B modulo M if, क्या शर्त होगी, कब कहोगे A is congruent to B modulo M? if M divides A minus B, इफ एम डिवाइड्स, अब डिवाइड्स के लिए लैंग्वेज मत लिखो, सिंबल है डिवाइड्स का आपके पास, एम डिवाइड्स ए माइनस बी। सिंपल सी बात है, ए को बी के कॉन्ग्रुएंट बोलोगे मॉडुलो एम, अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड कर दे, ए माइनस बी को डिवाइड कर दे, सिंपल सी बात है, ज़्यादा हेक्टिक डिफिनीशन बस इतनी से ही है। ए को बी के कॉन्ग्रुएंट बोलोगे मॉडुलो एम, अगर एम आपका ए माइनस बी को डिवाइड कर दे, एम आपका ए माइनस बी को डिवाइड कर दे। ये काटना मत, मैं समझाया, अंडरलाइन किया हूँ, बहुत लोग काट देंगे इसको, क्रॉस बना देंगे जो क्रिश्चियन कॉलेज वालों का है, ठीक है, क्रॉस, एम डिवाइड्स ए माइनस बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम बोलोगे, अगर ऐसा होगा एम डिवाइड्स ए माइनस बी। अब नोटेशन इतने बड़े को बार बार क्यों लिखोगे, इतना बड़ा बार बार लिखोगे, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, उसके लिए एक नोटेशन अडाप्ट किया कर लिया जाए, जैसे मेरे लिए तुम लोग स्काई अडाप्ट कर लियो, वैसे लिए ए, इफ नोटेशन अडाप्ट करो, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी
मॉडुलो यम इफ एज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो यम देन वी राइट इट, इसको डिनोट करोगे या लिखोगे, देन वी डिनोट इट बाई दिस सिंबल ए, और 3 लाइन बनाओगे, 3 लाइन। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी लिखने का तरीका ये 3 लाइन्स, ए इक्वल नहीं 3 लाइन्स, ए 3 लाइन्स बी, और ब्रैकेट में लिखोगे यम ओ डी मॉडुलो यम। तो जो इतना बड़ा आप लिखे हो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो यम के लिए नोटेशन क्या बन गया आपका, दिस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो यम, ऐसे लिखोगे, तो दिस इज द नोटेशन। अब ये लिखा हुआ है मीन्स ये सिंबल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो, इसे पढ़ोगे भी आप, क्या पढ़ोगे इसे, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो यम, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो यम। हाँ, कॉन्ग्रुएंट एंगल, तुम लोग इतना हिंदी पूछते हो, मैं कहाँ से डिक्शनरी खोजूंगा। कॉन्ग्रुएंट की हिंदी ज्योमेट्री वाले क्या यूज करते हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम में क्या होता है, मतलब एक जैसे समान हो, एक जैसे समान समझो, ए और बी एक जैसे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एम, विथ रिस्पेक्ट टू एम, ठीक है, उसी सेंस में बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। मैं तो कह रहा हूँ यम के रिस्पेक्ट में है, तुम्हें यार नोटेशन में ही अजुराए पड़े हुए मान लो, यम के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में ए और बी समान जैसे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, यम के रिस्पेक्ट में, यम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यम के रिस्पेक्ट में। देखो हर चीज, जैसे मेरा नाम सर्वेश है, हर चीज का 99% का रीजन मैं आपको बता दूंगा, कहीं पे लिमिट, मेरा नाम सर्वेश है उसका रीजन है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ सीधा साधा दिखाऊंगा, कहेंगे ऐसा छोटा सा नाम रख दो सर्वेश, लेकिन अब मेरे पापा का नाम रामकेश यादव है, बताओ क्यों रखा गया होगा उनके बाबा, क्यों मेरे बाबा क्यों रखे होंगे, हर चीज़ का कोई चीज़ नहीं होता है। आपका पूछना 99 कुछ नामन क्लेचर जो बनाता है, जैसे मैं ही कुछ बना रहा हूँ, मैं ही कोई इन्वेंट कर रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ आया होगा कि ये उस जैसा है, उसका नाम ये रख देते हैं, ठीक है। इस जैसे आप पढ़ते हो, कभी कभी पढ़ते हो नाम वाली थियरम, बर्नौली प्रमेय पढ़ते हो ना, अब उसका रीजन इसलिए है कि बर्नौली ने उसको खोजा तो अपने नाम पे रख दिया, कल को मेरी थियरम आई, कोई पॉपुलर थियरम, वेल नोन थियरम, उसका नाम स्काई थ्योरम कर दिया जाए, स्काई थ्योरम कर दिया जाए। तो ज़्यादातर चीज़ों का रीजन, और रीजन उसने यहीं से निकाला है, जैसे जो आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला मतलब समझते हो, एक जैसा, दो ट्रायंगल एक जैसे, वैसे ए और बी दो इंटीजर एक जैसे होंगे, किसके रिस्पेक्ट में, यम के रिस्पेक्ट में। अगर यम डिवाइड कर रहा होगा ए माइनस बी को, और उसको पढ़ोगे क्या, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो यम, लिखोगे कैसे, ऐसे, ठीक है, लिखोगे कैसे, ऐसे। अब इतनी चीज़ें लिखो तो कुछ अप्लाई करके बताओ हमको। फॉर एग्जाम्पल, लेट m इक्वल टू 7, 7 हाला फॉर द रीजन, ठीक है, m इक्वल टू 7, m इक्वल टू 7, ठीक है, m इक्वल टू 7, m इक्वल टू 7, m आपको दे दिया गया 7 है। अब मैं आपसे पूछूं कि 14 और 4 दो इंटीजर लिया, 14 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, क्या 14 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 7? आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7? क्यों? क्योंकि 7 सिंस 7 डज नॉट डिवाइड 14 माइनस 4, क्योंकि 10 है वो, दैट इज 10। जब डिवाइड नहीं कर रहा है इसका मतलब 14 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, ये आप नहीं लिख सकते, 14 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो, नॉट कॉन्ग्रुएंट मतलब काट दोगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7, ठीक, तो जाना तो जाओ, ठीक है। आपसे पूछा जाए 21 और 7, क्या ये 7 के कॉन्ग्रुएंट होंगे, मॉडुलो 7 कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि इनका जब डिफरेंस निकाल रहे हो 21 माइनस 7, तो आपका क्या आ रहा है 14, 14, और 14 को 7 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब
अब आपको क्लियर पता चल जाएगा, अगर m दे दिया जाए और 2 इंटीजर दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं कौन कॉन्ग्रुएंट होंगे कौन नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आपका 100 दे दिया और 9 दे दिया, क्या 100 और 9 कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो 7? क्यों? क्योंकि 100 माइनस 9 कर रहे हो तो 91 आ रहा है, और 91 आपका 7 से कट जा रहा है, 7 रही हमें 13 7 91, 7 से कट जा रहा है ना, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो 7। आई थिंक आपको जो अब्स्ट्रैक्ट डिफिनीशन बताई गई है उसको मैंने एग्जाम्पल के सहारे समझा दिया कि एक यम दिया जाएगा और आपको कोई 2 इंटीजर दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, तो सिंपल चेक करना, उनका घटा लेना, और घटाने के बाद जो आया डिवाइड कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो, अगर नहीं कर रहा है डिवाइड तो नॉट कॉन्ग्रुएंट होंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बातें अगर आप समझ गए हो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इक्विवेलेंस रिलेशन का लिखो। कंसीडर Z द सेट ऑफ इंटीजर्स। न भी लिखूं ना, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, न भी लिखूं तब भी आपको समझना है सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं सर। कंसीडर Z द सेट ऑफ इंटीजर्स, जो तुम लोग बचपन में, ये अब यहाँ मत लिखना बीएससी लेवल में, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, बचपन में आप लिखते हो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये कक्षा 3 उन तक चलता है, अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 4 यही तो लिखते हो। डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन R ऑन Z, Z पे एक रिलेशन मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डिफाइन ए रिलेशन R ऑन Z, एक रिलेशन Z पे बनाने जा रहा हूँ। बाई बाई R इक्वल टू, जब आप कह रहे हो कि आप Z पे रिलेशन बनाने जा रहे हो, इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे, अगर आप कह रहे हो Z पे रिलेशन है मतलब R Z क्रॉस Z का सबसेट होगा। अगर आप कह रहे हो कि Z पे रिलेशन बनाने जा रहे हो मीन्स Z क्रॉस Z का सबसेट होना चाहिए, मीन्स इसमें जो आएगा वो Z क्रॉस Z के एलिमेंट आएंगे। AB ऑर्डर्ड पेयर AB कहाँ से आ रहे होंगे? Z क्रॉस Z से, Z क्रॉस Z से आ रहे होंगे। अब Z क्रॉस Z में तो इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट होंगे, Z में ही इनफाइनाइट हैं, Z क्रॉस Z करोगे तो और सारा एलिमेंट हो जाएंगे। अब Z क्रॉस Z में से कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, कौन से भी आ रहे हैं, उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त क्या है? A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M, मॉडुलो M। वेयर, इसके बगल में लिख लेना वेयर, M को बताना पड़ेगा ना M क्या है, M को कहीं कुछ बताया भी नहीं हो ना, अभी Z लिए हो, एक रिलेशन बनाए हो, M यूज कर रहे हो, तो M को बताना पड़ेगा वेयर M इज नेचुरल नंबर, और वो भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड नेचुरल नंबर। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन ऑन Z। ठीक है, आप इसको दिखाइएगा कि ये रिलेशन है ना, आर ये R Z पे रिलेशन है क्योंकि Z क्रॉस Z से ये एलिमेंट आ रहे हैं, दिस इज सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z क्रॉस Z, Z क्रॉस Z का ही सबसेट है, इसका मतलब ये रिलेशन है Z पे। क्वेश्चन ये है कि सो दैट, आप लोग घर पे कीजिएगा नहीं तो कल यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस, जो ये रिलेशन बनाए हो ये ब्यूटीफुल रिलेशन है, ठीक है, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन Z। ये रिलेशन आपका रिलेशन ही नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मैं क्लास में करवाऊँ।